बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने पोस्ट नेटल मैचुरेशन ऑफ oocytes के बारे में बात करनी है। पोस्ट नेटल मैचुरेशन ऑफ oocytes का क्या मतलब है कि अगर एक इंडिविजुअल बेबी जो कि फ़ीमेल थी अब वो बॉर्न हो चुका है और उसकी पैदाइश के बाद की जो उसमें मैचुरेशन ऑफ oocytes की होगी, हम उसको स्टडी करेंगे। प्यूबर्टी पे क्या होगा कि वन ओवेरियन फॉलिकल मैच्योर्स ईच मंथ एंड एव्यूलेशन रिलीज ऑफ oocyte फ्रॉम द ओवेरियन फॉलिकल्स अगर तो पर मंथ हर महीने जो है उसमें एवोल्यूशन का प्रोसेस होगा। उस सूरत में नहीं होगा जब ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं यूज़ की जाएं। इस सिचुएशन में एवोल्यूशन नहीं होती। अगर ये यूज़ ना की जाए तो एवोल्यूशन पर मंथ रेगुलर बेसिस पे होती है। The long duration of the first mitotic division up to 45 years. Long duration of first mitotic division, हमने ये कहा कि first mitotic division up to 45 years जो उसका long duration है may account in part for the relatively high frequency of the mitotic errors such as non-disjunctions, the failure of the paired chromosome, the paired chromatids of a chromosomes to disassociate that occur with increasing maternal age. वो कहते हैं कि इस तरह के जो फेलियर्स और इस तरह के जो नॉन डिसजंक्शंस के जो एरर्स होते हैं, जिनको आप म्यूटोटिक एरर्स कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते, ये उस सूरत में होता है जिस वक्त हमारे पास मेटरनल एज जो है वो इंक्रीज़ कर रही हो। तो जो क्रोमोसोम्स की एबिलिटी है टू डिसएसोसिएट वो रिलेटिवली कम हो जाती है एज़ कम्पेयर्ड कि अगर आप एक यंग एज से कंपेयर करें और आप एक प्यूबर्टी एज से कंपेयर करें। अब हमने ये कहा था कि जो हमारे पास जो हमारे पास प्री नेटल मैचुरेशन ऑफ oocytes में हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि जितने भी हमारे पास ओगोनिया होते हैं वो सारे के साथ प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्राइमरी oocytes आर वल्नरेबल टू एनवायरमेंटल एजेंट्स जैसे कि रेडिएशंस। ये अंडरस्टूड बात है कि हमारे पास रेडिएशंस जो होती हैं, चूँकि इनकी ये डैमेज कॉज करती हैं। जो प्राइमरी oocyte सेल्स होते हैं डेफिनेटली उनमें प्रोडक्टिव लेयर्स भी होती हैं, उनमें सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, लेकिन रेडिएशंस जो होती हैं इनकी पेनिट्रेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास प्राइमरी oocytes होते हैं उनमें पेनिट्रेट कर जाती हैं ये जो रेज़ होती हैं, रेडिएशंस होती हैं, तो उस वजह से प्राइमरी oocytes डैमेज भी हो सकते हैं। अच्छा, बर्थ के बाद किसी भी तरह के प्राइमरी oocytes नहीं बनेंगे। जितने भी प्राइमरी oocytes हैं वो सारे के सारे प्री नेटल लाइफ में बन चुके थे, यानी कि जिस वक्त ओगोनिया थे वो सारे के सारे कन्वर्ट किस में हो गए थे, प्राइमरी oocytes में। और आफ्टर बर्थ इनकी किसी भी तरह की हमारे पास प्रोडक्शन नहीं होगी, किसी भी तरह का इनकी फर्दर प्राइमरी oocytes जो है वो हमारे पास आफ्टर बर्थ इनकी कोई फॉर्मेशन नहीं होगी। इन कंट्रास्ट टू द कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, अगर हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की बात करें तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो एक कॉन्टीन्यूस फिनोमेना होता है फ्रॉम बर्थ टिल द एंड जो है फ्रॉम प्यूबर्टी, यानी कि उनकी मैचुरेशन तो डेफिनेटली हमारे पास किस एज में होती है, प्यूबर्टी में होती है स्पर्म्स की मैचुरेशन, लेकिन जो उनकी स्टोरेज होती है वो तो डेफिनेटली पोस्ट नेटल प्री नेटल लाइफ से ही वो उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट होना, और इस तरह से जो है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो अब बर्थ के बाद किसी भी तरह के जो हमारे पास प्राइमरी oocytes हैं वो नहीं बनते। द प्राइमरी oocytes रिमेन्स डोरमेंट इन ओवेरियन फॉलिकल्स अनटिल प्यूबर्टी। अब जब तक प्यूबर्टी एज नहीं आएगी प्राइमरी oocytes जो हैं वो उसी फेज़ में ही रहेंगे, ठीक है। द प्राइमरी oocytes रिमेन डोरमेंट इन ओवेरियन फॉलिकल्स अनटिल प्यूबर्टी एज अ फॉलिकल मेच्योर। जब एक प्यूबर्टी पे क्या होगा कि फॉलिकल्स मेच्योर होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही फॉलिकल्स प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो मेच्योर करेंगे तो जो प्राइमरी oocytes होंगे वो इंक्रीज़ करेंगे साइज़ में, एंड शॉर्टली बिफोर एव्यूलेशन द प्राइमरी oocytes completes the first mitotic division to give rise to the secondary oocyte। अब देखिए प्री नेटल लाइफ में जो फर्स्ट mitotic division स्टार्ट हुई थी लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन जिस वक्त प्यूबर्टी पे फॉलिकल्स मेच्योर होते हैं प्राइमरी oocytes इंक्रीज़ करते हैं साइज़ में, और एवोल्यूशन से पहले यानी कि एवोल्यूशन से कुछ टाइम पहले प्राइमरी oocytes जो हैं वो अपनी फर्स्ट mitotic division को कंप्लीट करते हैं ताकि वो सेकेंडरी oocytes में कन्वर्ट हो सकें और फर्स्ट पोलर बॉडी में। Unlike the corresponding stage of the spermatogenesis, however, the division of cytoplasm is unequal। देखिए spermatogenesis में division of cytoplasm equal है, यानी कि जो हमारे पास sperms बनेंगे उनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, या जो हमारे पास फर्स्ट म्यूटोटिक डिवीजन के बाद सेल्स बनेंगे उनमें साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड होगा। लेकिन जो हमारे पास प्राइमरी जो हमारे पास ओजेनेसिस फिनोमेना है इसमें ऐसा नहीं होता। जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte है उसका साइटोप्लाज्म ज़्यादा होता है और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसका साइटोप्लाज्म कम होता है। द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म अनइक्वल होती है। द सेकेंडरी oocyte रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल द साइटोप्लाज्म, जितना भी साइटोप्लाज्म होता है
इस फॉर्मेशन में वो सारा का सारा किस में आता है, जो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट होती है और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो बहुत ही कम मिकदार में साइटोप्लाज्म और ना होने के बराबर साइटोप्लाज्म बेसिकली फर्स्ट पोलर बॉडी में प्रेजेंट होता है। द पोलर बॉडी इज़ अ स्मॉल सेल डिस्टाइंड फॉर डीजेनरेशन। बेसिकली इसकी डीजेनरेशन हो जाती है, इसके ऊपर एंजाइम्स एक्ट करते हैं और एंजाइम्स जब इस पर एक्ट करते हैं तो वो डीजेनरेट हो जाती है। एव्यूलेशन पे क्या होता है, जब एव्यूलेशन यानी कि रिलीज़ ऑफ द, जिस वक्त एग होता है या रिलीज़ ऑफ ओवम है, तो क्या होगा कि जो सेकेंडरी ओसाइट जो कि बेसिकली हमारे पास हेप्लॉइड सेल है, उसका जो न्यूक्लियस होगा वो सेकंड मेटाटिक डिवीजन को स्टार्ट करेगा। अब सेकंड मेटाटिक डिवीजन बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे हमारे पास सिंपल माइटोसिस होती है, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि माइटोसिस पे हम डिप्लॉइड सेल्स के बारे में बात करते हैं और मियोसिस में हम लोग हेप्लॉइड सेल्स के बारे में बात करते हैं। बट इट प्रोग्रेसेस ओनली टू मेटाफेज व्हेन डिवीजन इज़ अरेस्टेड। वो कहते हैं कि जो सेकंड म्योटोटिक डिवीजन है उसमें क्या होगा कि जो सेकेंडरी ओसाइट का न्यूक्लियस है वो सेकंड म्योटोटिक डिवीजन स्टार्ट तो करेगा लेकिन फिर मेटाफेज पे जाके अरेस्ट हो जाएगा। जब तक कोई स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज नहीं करेगा उस वक्त तक ये अरेस्टेड स्टेट में ही रहेगा। जब एक स्पर्म आके इसको क्या कर देगा, फर्टिलाइज करेगा, तो नेक्स्ट प्रोसेस कंटिन्यू होगा। यानी एव्यूलेशन पे जो सेकेंडरी ओसाइट का न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है फर्दर और सेकंड म्योटोटिक डिवीजन को शुरू करता है। बट इट प्रोग्रेसेस ओनली टू मेटाफेज। देखिए प्रोफेज हुआ, उसके बाद मेटाफेज हुआ, एनाफेज और टीलोफेज अभी नहीं हुए व्हेन डिवीजन इज अरेस्टेड। सो अ स्पर्म पेनिट्रेट्स द सेकेंडरी ओसाइट। जब एक स्पर्म जो है वो पेनिट्रेट करेगा सेकेंडरी ओसाइट में, द सेकंड म्योटोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड एंड मोस्ट साइटोप्लाज्म इज अगेन रिटेन्ड बाय वन सेल द फर्टिलाइज्ड ओसाइट। अब क्या होगा कि जिस वक्त स्पर्म फर्टिलाइज्ड हो गया, स्पर्म जो एग है वो फर्टिलाइज्ड हो गया, उसमें स्पर्म चला गया, दोनों की फ्यूजन हो गई, तो अब क्या होगा, जो सेकंड म्योटोटिक डिवीजन है अब वो बेसिकली कंप्लीट होगी एंड मोस्ट साइटोप्लाज्म इज अगेन रिटेन्ड बाय वन सेल। बिल्कुल वैसे ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब इसमें सेकंड पोलर बॉडी में कोई साइटोप्लाज्म, ये बहुत ही कम, ये बहुत मामूली साइटोप्लाज्म जाएगा और जो फर्टिलाइज्ड ओसाइट ठीक है उसके अंदर ज़्यादा साइटोप्लाज्म जाएगा। द अदर सेल द सेकंड पोलर बॉडी इज आल्सो फॉर्म्ड एंड विल डिग्रेड, जिसमें फैगोसाइटोसिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स के थ्रू उसकी डिजेनरेशन हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है। एज सून एज द पोलर बॉडीज आर एक्सक्लूडेड मैचुरेशन ऑफ द ओसाइट इज कंप्लीट। जैसे ही पोलर बॉडीज़ जो हैं वो एक्सक्लूड हो जाती हैं, एक्सक्रीट हो जाती हैं, तो जो मैचुरेशन होती है ओसाइट्स की वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ रेंज बताए गए हैं कि नियोनेट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। उनमें से भी प्यूबर्टी एज पे तकरीबन 40,000 प्राइमरी ओसाइट्स, इस एज तक 40,000 प्राइमरी ओसाइट्स जो हैं वो बाकी रहते हैं। उनमें से भी सिर्फ 400 जो हैं वो सेकेंडरी ओसाइट्स में कन्वर्ट होते हैं एंड आर एक्सपेल्ड एट ओव्यूलेशंस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल और रिप्रोडक्टिव पीरियड में उनमें से भी जो है वो 400 यानी कि 40,000 में भी जस्ट 400 जो हैं वो एक्सक्रीट होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रिलीज़ होते हैं, एक्सपेल होते हैं एज secretory oocytes. Very few of these oocytes if any are fertilized। अगर fertilized यानी कि बहुत कम होते हैं, इनमें से इन 400 में से भी बहुत कम होते हैं जो कि बेसिकली fertilized होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस कि अगर स्पर्म अवेलेबल है तो जो है वो fertilization होगी, या उस सूरत में एव्यूलेशन का यानी कि fertilization प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है तो fertilization भी डेफिनेटली नहीं होगी। द नंबर ऑफ oocytes that ovulate is greatly reduced in women who take oral contraceptives because the hormones in them prevent ovulation from occurring। वो कहते हैं कि उन वुमेंस में जो है वो नंबर ऑफ़ oocytes बहुत कम होते हैं, बहुत ज़्यादा कम, जो कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो लेती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस तरह के सब्सटेंसेस हैं जिनमें ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि आपके एव्यूलेशन प्रोसेस को रोक देते हैं। जब एव्यूलेशन ही नहीं होगी तो किसी भी तरह का वो oocyte रिलीज़ नहीं होगा, किसी तरह का एग नहीं बनेगा। जब किसी तरह का एग नहीं बनेगा तो किसी भी तरह की फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड द एग नहीं होगी। जब इनकी फ्यूजन ही नहीं होगी तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। सो दैट वाज ऑल about the postnatal maturation of oocytes।